नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा सवाल यहां पर आपके सामने लेकर आए और सवाल यह है कि क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, हाँ या ना। एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर है और हमारे खास पैनल मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे पर आर पार के मूड में है सरकार, यह पहला सवाल। क्या ऐसा लगता है अल्पसंख्यक दर्जा हटाने को लेकर हलफनामे का फैसला क्या सही है? दूसरा, यूपी चुनावों की वजह से एएमयू को मुद्दा बनाया जा रहा है। तीसरा, एएमयू को गैर कानूनी तरीके से अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। चौथा, हैदराबाद जेएनयू के बाद अब एएमयू भी टकराव का केंद्र बनेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दर्जे को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और कहा है कि 2006 में दाखिल यूपीए सरकार के अपील को खारिज किया जाए। तत्कालीन यूपीए सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के पक्ष में थी, जबकि मोदी सरकार ने कहा है कि एएमयू का राष्ट्रीय चरित्र होगा, न कि अल्पसंख्यक चरित्र। एक 140 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन उस पर सियासत का नया अध्याय फिर से शुरू हो चुका है। एएमयू के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे ने सियासी और शैक्षिक बहस के पौधे को पानी दे दिया है। केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार की 2006 की अपील को वापस ले लिया है। सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है वो कानूनी तौर से किया है, राजनीतिक मुद्दे इसमें नहीं है और कानूनी तौर से ये बात बिल्कुल साफ है कि एएमयू अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन नहीं है। आज तक के पास इस हलफनामे की कॉपी है। इस हलफनामे में मोदी सरकार ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय चरित्र होगा, न कि अल्पसंख्यक चरित्र। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 2006 में दाखिल यूपीए सरकार की उस अर्जी को वापस लेना चाहती है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने की अपील की गई थी। मोदी सरकार के हलफनामे में केंद्र के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की दलीलों का भी जिक्र है। हलफनामे के पैरा 22 में बाकायदा नेहरू के भाषण का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर आप अल्पसंख्यकों के लिए अलग सुरक्षा कवच की मांग करते हैं तो आप अलगाव पैदा करते हैं। हो सकता है कि आप उसे कुछ सुरक्षा दे भी दें, लेकिन किस कीमत पर? इसे मुख्य धारा से अलग करने के लिए, अलगाव भरने के लिए। वहीं हलफनामे के पैरा 23 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संसद में दिए गए 1972 के उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान में बदलने की मांग मान ली जाती है तो सरकार दूसरे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को इस तरह की मांग करने से नहीं रोक सकेगी। हलफनामे पर एएमयू के शिक्षकों ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और अगर किसी वजह से टेक्निकल ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ तो 94 कंट्री में हमारे ओल्ड बॉयज हैं, वो और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अपना पक्ष रखिए उसमें। अब जाहिर सी बात है, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो मैं तो नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर प्लीड करेगी कि इसको नहीं मिलनी चाहिए। जब आप पार्टी नहीं बन रहे हो तो वहाँ से कोई सॉलिसिटर जनरल और कोई तो पहुँचेगा नहीं। मैं तो यही समझता हूँ, एज ए लेमैन जो भी है हमारा नॉलेज लॉ का। और यूनिवर्सिटी अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं शुरू से इसके एक्ट से, उससे पहले भी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बेसिस पर सामने रख के उस पर डिसीजन के लिए अपील करेंगे। दरअसल केंद्र ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ 1981 में संसद में संशोधन बिल पास करते हुए एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के संशोधन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले को बरकरार रखा था। बाद में 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार और एएमयू ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल मोदी सरकार के हलफनामे पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अगर कोर्ट सरकार की अपील मान लेती है तो एएमयू का चरित्र भी दूसरे राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की तरह होगा और झटका कांग्रेस को लगेगा। दिल्ली से राकेश उपाध्याय और अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं अपने सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको इंट्रोड्यूस करा दें, डॉक्टर शंबित पात्रा हमारे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपका स्वागत है। हमारे साथ अबू आजमी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं
अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और अब और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से विवेक बंसल जी, आपका भी स्वागत है, प्रवक्ता है। लेकिन अब आपको बता दें हमारे साथ हिस्टोरियन है एस इरफान हबीब साहब, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रोफेसर अली जावेद हैं जो कि प्रगतिशील लेख संघ के महासचिव हैं, मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर मौजूद है। और हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब आलम हैं जो कि सेक्रेटरी एएमयू टीचर्स एसोसिएशन और प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हैं। सबसे पहले इस पूरे डिस्कशन को ओपन करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा है डॉक्टर संबित पात्रा से। डॉक्टर पात्रा, आखिर ये हलफनामा देने की जरूरत क्या पड़ी कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको हटा दिया जाए, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें कोटेशंस दिए जा रहे हैं कांग्रेस के पुराने नेताओं की, इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, दो चीजें यहां बड़े स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो है कि ये एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक लीगल विषय है और एक राजनीतिक विषय नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, राजनीति करने के लिए हो रहा है? अभी क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए अभी जरूरत पड़ी कि जब 2006 में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 का पहला डेट दिया था जो कि स्किप हो गया, उसमें किसी ने अपने विषय को रखा नहीं। 2010 के बाद अब 2016 जनवरी का डेट पड़ा था, इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष बाद 2006 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही डेट 2016 का दिया, इसलिए इस विषय पर अब सुनवाई हो रही है और हलफनामा दिया जा रहा है, एफिडेविट दिया जा रहा है। स्वाभाविक है, ये एक लीगल विषय है, अपने मन से तो सरकार ने कोई हलफनामा नहीं दिया। जहां तक ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी टैग चला जाएगा, तो हम में से यहां बड़े बड़े लोग काफी बैठे हैं, वो भी बता दें कभी माइनॉरिटी टैग तो था ही नहीं, जो था नहीं वो चला कैसे जाएगा? नहीं सर, एक चीज है, केंद्र की यूपीए सरकार ने 2006 में इसको माइनॉरिटी टैक्स से नवाज दिया था, पूरा नवाजा गया था। अब सवाल यह है, आप लोगों ने हलफनामा दिया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस की आवश्यकता नहीं है, ये खबर है, इस पे आपका रिएक्शन क्या? देखिए, पहली बात है इसकी लीगल क्रोनोलॉजी को, एक ऑर्डर है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, 1967 में जब पहली बार ये पूरा मामला अदालत में गया, अजीज भाषा के केस, उससे पहले गया था ऑफ कोर्स, 1967 में जजमेंट आया अजीज भाषा का, वो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, अर्थात एक बड़ी खंडपीठ थी। उसके जजमेंट में बड़े स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये आपको सुनना पड़ेगा। AMU was neither established nor administered by the Muslim minority, so it is not a minority institution. The act may have been, the act matlab AMU Act, the act may have been passed as a result of efforts of the Muslim minority, but that does not mean that the university, when it came into being under 1920 Act, was established by the Muslim minority. ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्द में कह दिया। इसके बाद 1981 में एक अमेंडमेंट आया जिसके बारे में आप बता रहे हैं। 1981 के अमेंडमेंट में एक क्लॉज डाला गया कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये मुस्लिमों ने एस्टैब्लिश किया था, मगर इस पूरे विषय को 2005 में पुनः कोर्ट में चैलेंज दिया गया। और ये समझना पड़ेगा कि चैलेंज क्यों हुआ, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों की रिजर्वेशन नहीं होना है, ऐसा मांग करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि 50% मुस्लिम रिजर्वेशन होगा और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होगा। पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2005 में गया, एक सिंगल जज के पास। उन्होंने भी कहा कि 1981 का जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप मार्क करिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये उसके बाद फिर से चैलेंज हुआ बड़े बेंच में, 2 बेंच में 2006 में, वहां भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं, 10 सेकंड। ये क्रोनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है सर, सबको पता है। 2006 में जब फिर सर एवरीबॉडी सबको पता है क्रोनोलॉजी। लोग ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार क्या माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए नहीं है तैयार? क्या केंद्र सरकार माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है? मेरा सवाल ये है, जब पुरानी सरकार ने उसकी हामी भर दी है तो आप पुराने लीगैलिटी का हवाला दे रहे हैं। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं, लीगैलिटी एक तरफ, इंटेंट आपका क्या है? देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? देखिए, वैसे निशान जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। मैंने लीगैलिटी एक तरफ, इंटेंट क्या है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। इंटेंट क्या है, राजनीति क्या है, ये सारी एक तरफ, लीगैलिटी एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अबू आजमी जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके सर, ठीक है। मेरा इंटेंट पूछने का पीछे की वजह थी, अभी आपको इस डिस्कशन के दरमियान आपको समझ में आ जाएगा। अबू आजमी जी, आपका क्विक रिएक्शन इस पर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये सबसे पहले 1875 में एक स्कूल था। 2 साल के बाद ये कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज बना और उसके बाद से तमाम मुसलमानों ने मिलकर सर सैयद अहमद खान साहब के साथ मिलकर के इसको इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान किया। 1910 में 35 लाख रुपया जमा किया गया और उस वक्त एक एक्ट था, एन एक्ट टू इस्टेब्लिश ए टीचिंग ए रेसिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, ये लॉ में लिखा हुआ है। आज मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, मुसलमानों को एजुकेशन में बहुत पीछे है। राजेंद्र सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे जा रहा है, तो सरकार को तो और ज्यादा माइनॉरिटीज के लिए। सर माफी चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप अपने तरीके से ट्विस्ट ना करें तो बेहतर होगा। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है 2007 में जो आई थी, उसमें मैं आपको फैक्ट्स भी बता सकता हूं कि उन्होंने एजुकेशन पे क्या कहा है, लेकिन उसमें क्यों कहा है ये भी आप बताइए। उन्होंने कहा इसकी पहली वजह पॉपुलेशन, दूसरी वजह है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जाती, तो इसको इग्नोर मत करिए। अब अपना पॉइंट रखें। देखिए ऐसा है ना कि एजुकेशन मुसलमानों, महिला हो या आदमियों, एजुकेशन के लिए उनके पास इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। सर पहला पॉपुलेशन है, पहला पॉपुलेशन है और उसके बाद महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये बड़ा क्लियरली सच्चर कमीशन की 2007 की रिपोर्ट में बताया गया है। ये झूठ है, ये झूठ है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को झूठ बता रहे हैं, अपने तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं। पहले आप बोल रहे थे उसमें कहा गया, आप उसी को झूठ बता रहे हैं। आज डिस्कशन ये होता है कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए देखिए आप ये तय ना करें डिस्कशन क्या है। एक मिनट, आप ये तय ना करें, आपने जिसका रेफरेंस लिया था, आपने रेफरेंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया था, इसीलिए मैंने आपको करेक्ट किया। एक मिनट, विवेक बंसल जी हमारे साथ हैं। एक मिनट सर, एक मिनट बंसल साहब, मुस्लिम विरोधी एक मिनट सर, एक मिनट बंसल साहब, हर जगह पर मुसलमानों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संसद में दिए गए 1972 के उस बयान का सरकार ने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान में बदलने की मांग मान ली जाती है तो सरकार दूसरे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को इस तरह की मांग करने से रोक नहीं सकेगी। आपका रिएक्शन? देखिए मैं ये चीज पहले तो दो बात ये केंद्र ने बोला है अपने हलफनामे में। जी देखिए ये केंद्र वही, मैं बात उसी पे मैं आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो हमें ये निर्णय करना होगा, फिर तय करना होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम है। 1981 का जिसका संविधान जी इसका हवाला दे रहे हैं, 1981 में जब अल्पसंख्यक स्वरूप दे दिया गया, आज देखिए उसके पूरी हिस्ट्री में जाने की, जैसा आपने कहा तारीखें सबको मालूम है, सर सैयद का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस उद्देश्य से, किस मकसद से इस एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज को स्थापित किया गया था, ये भी सबको मालूम है। किस तरीके से ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, उन्होंने कैम्ब्रिज की तर्ज पर इसे स्थापित किया। उसके पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक समुदाय पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में और उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि अंग्रेजी शिक्षा और ये सब आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा की जरूरत है। उसके तहत इसे स्थापित किया गया। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका था, जो कमेटी बनी थी 1872 में, एक कमेटी इसके फंड के लिए, उसमें यह था द फंड्स हैव टू बी कलेक्टेड। सवाल कुछ और था। जी नहीं मैं उसी पे, हम बैकग्राउंड में ना जाएं। नहीं डॉक्टर पात्रा भी बहुत बैकग्राउंड में गए, ये सबको पता है सर। आप प्लीज मुझे बताएं जो मैंने आपसे बोला है। मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तो आप इससे भावनाएं पूरे अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ भारतवर्ष के नहीं बल्कि जो भी यहाँ से तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, सबकी इमोशंस इससे जुड़ी हुई हैं और ये स्थापित उद्देश्य से की गई थी। तो हमें ये तय कर लेना है, बस एक सेकंड कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट से ये माइनॉरिटी स्टेटस मिला। आज गवर्नमेंट इस तरीके से अगर बदलती रहेंगी तो फंडामेंटल इश्यूज चेंज होते रहेंगे देश के सामने और सरकार अपनी सेकुलर जो उसमें जो सेकुलर। बंसल साहब एक मिनट, मेरा सवाल ये था कि आपकी पूर्व प्रधानमंत्री ने बकायदा ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी आपकी सरकार ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाकर क्यों ये स्टेटस बहाल किया जब लीगली इसको क्वेश्चन किया जा चुका था? ये मेरा सवाल है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आफ्ताब आलम इस वक्त हमारे साथ है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, जाहिर सी बात है इनको अच्छी तरीके से हर फील्ड के बारे में जानकारी है। पॉलिटिकल साइंस के आप प्रोफेसर है, इसलिए तो ये सवाल और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। स्टेटस की अगर बात की जाए, लीगली इसको क्वॉश कर दिया गया, दूसरी जगह पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देता है, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी स्टेटस का जो मुद्दा है, वो मुद्दा प्योरली लीगल नहीं है। ये मुद्दा लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है और ये मुद्दा आइडेंटिटी इश्यूज का भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे मुसलमान के जज्बाती लगाव है उससे। तो ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे जाकर इसे बहस करना चाहते हैं तो शायद ये बहस बेमानी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे, चूंकि आप बात टेक्निकल ग्राउंड पे हो रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रहा है कि अभी मौजूदा हुकूमत ने ईद के एक दिन पहले, ठीक जब खुशियाँ मनाने का दिन था मुसलमानों के हिंदुस्तान में, उसके ठीक ईद में एक उन्होंने नया एफिडेविट दायर किया
जिसका उन्होंने इंटेंशन पहले ही दे दी थी। वो एफिडेविट दायर करके वो 2-3 बातें कह रहे हैं उस एफिडेविट में, जो मीडिया में आई एफिडेविट हमने देखा नहीं, लेकिन जो खबरें छपी हैं अखबारों में उन एफिडेविट में 2-3 बातें इन्होंने कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि एक सेकुलर मुल्क में एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का तस्वुर नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सब हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसने 81 एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था और ये कहा था कि ये ब्रेजन ओवर रूलिंग होगा अजीज बादशाह जजमेंट का। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप जरा इसको कानूनी पहलू समझने की कोशिश करिए कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो जजमेंट अजीज बादशाह केस के कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। अजीज बादशाह यानी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की आप बात करें, थोड़ा हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई कर दें, वो इतनी टेक्निकलिटीज नहीं समझते। बताइए, ये चूंकि इतनी बैकग्राउंड की बातें हो चुकी हैं और तमाम, आप मुझे बताइए ये स्टेटस की जरूरत है क्यों, क्या मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान के संविधान के अंदर एक आर्टिकल 30 है जिसके अंदर हिंदुस्तान के मजहबी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के इदारे बनाने और उसको चलाने का अख्तियार हासिल है। लेकिन उसमें ये है जो आर्टिकल 30, उसको एक सेकंड, आर्टिकल 30 में जो जिक्र है, मैं सिर्फ आर्टिकल 30 की बात कर रहा हूं, उसमें जिक्र ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया है किसी उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी ने, यहां पर तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये अजीज बादशाह का जजमेंट जिसको संबित पात्रा जी कोट कर रहे थे बार-बार, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली रूलिंग है, उस जजमेंट को अगर आप पूरा पढ़ें, क्योंकि सेलेक्टिवली हम लोग की आदत पड़ गई है पॉलिटिकल डिबेट में कि 150 पेज के जजमेंट से 2 लाइन निकाल करके उसमें फौरन ही 20 सेकंड में अपनी बात कह देने से, अपनी बात बता देने का एक नया चलन चल पड़ा है। अगर आप जजमेंट को पूरा पढ़ें तो उस जजमेंट में 2-3 चीजें हैं। वो जजमेंट, पहली बात जो खामी उसके अंदर क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में फैसला था वो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पार्टी नहीं थी। क्या ये बुनियादी जस्टिस के खिलाफ नहीं है कि आप मेरे बारे में फैसला कर रहे हो, मुझसे ही न पूछा जाए, मुझे पार्टी न बनाया जाए, मुझे नोटिस न दिया जाए? पहली खिलाफ, इसलिए चूंकि यूनिवर्सिटी ने वो सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाई। एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, जो डॉक्टर पात्रा मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल ये कि यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा क्योंकि बार बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर अली जावेद हैं इस वक्त, प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव। सर सवाल ये है जी कि एक बार लीगली उसको क्वॉश किया गया, कहा गया कि माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत नहीं है, दूसरी बार फिर हाईकोर्ट ने भी इस चीज को मोहर लगाई है जी। तो बार बार अगर हो रहा है तो क्या लीगली ये प्रूफ नहीं हो चुका है कि इसकी लीगल वैलिडिटी माइनॉरिटी स्टेटस की इसको नहीं मिलती है? क्या ये बात सही नहीं? देखिए, अगर मुझे थोड़ा सा आप मौका दें तो जिस पे पात्रा जी ने जिस बात पे जोर दिया है कि ये जो है लीगल ज़्यादा है, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, मैं समझता हूँ कि हम इस पूरे इशू को जो है, अगर इसमें से पॉलिटिक्स निकाल देंगे तो हम अपने साथ बेईमानी कर रहे होंगे, अपने साथ झूठ बोल रहे होंगे। ये पूरा सामाजिक और राजनीतिक मामला है, और अगर पूरी बैकग्राउंड में जा करके देखें तो किसी ज़माने में, एक मिनट, किसी ज़माने में अगर कोई इंस्टीट्यूट कायम होता है, चाहे वो राजा राम मोहन राय की तहरीक हो या मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम की, या सर सैयद ने जो है जो एंग्लो मुस्लिम सोसाइटी बना करके जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद अलीगढ़ की शक्ल में जो सारी चीज़ें सामने आई, आइडियली जो है अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि सबसे आइडियल तो मेरे लिए यही चीज़ होगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई माइनॉरिटी का आदमी वाइस चांसलर हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है कोई हिंदू वाइस चांसलर हो, अलीगढ़ में जो है कोई मुसलमान हिंदू वाइस चांसलर हो, तो ये एक तो बहुत आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब भी अलीगढ़ के माइनॉरिटी स्टेटस की बात आती है, जब भी जो है उर्दू के सवाल पर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको मज़हब से जोड़ करके बुनियादी तौर पे देखा जाने की कोशिश की जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये ऐसे मौके पर आता है जब कोई बड़े इलेक्शन जो है वो सर पर आ जाते हैं। सर एक मिनट, ये यूपी के इलेक्शन जो आने वाले हैं। डॉक्टर पात्रा मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास देखिए हमारे पास पैनल बहुत बड़ा है डॉक्टर पात्रा, मैं सबके पास आ रहा हूं और आपको पूरा मौका मिलेगा सबका जवाब देने का। एक चीज का जवाब चाहूंगा संबित पात्रा जी से कि ये अल्पसंख्यकों का इशू जो है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशू या उर्दू का इशू जो है, वो इन लोगों को सारा उसका जोर जो है वो इलेक्शंस के मौके पर। मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पर, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार ने इसको राजनीति के चश्मे से देखकर यह फैसला किया जा रहा है, तो फिर क्या ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो पिछली सरकार ने फैसला किया था लीगली
जो चीजें आई थी उसके बावजूद क्या वो राजनीति के चश्मे से नहीं था? दूसरा, इरफान हमारे साथ एस इरफान हबीब साहब बैठे हुए हैं, मेरा उनसे सवाल होगा बड़े सीधे सीधे। ये कैसी बात है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के अंदर कई बार माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 30 का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी माइनॉरिटीज को डिफाइन तक नहीं किया गया। ये खबर जो आई है इसमें एक सवाल तो यह है इंटेंट की बात, दूसरा है पॉलिटिक्स की बात, तीसरा है लीगल फ्रेमवर्क की बात। अब जरा हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि आखिर सरकार ने अपना जो पक्ष है वो क्या रखा है। देखिए निशांत, इसमें यूपीए सरकार ने जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एफिडेविट के जरिए वापस ले लिया है। ये मामला 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन जो 50% एएमयू में दिया गया था उसको खारिज कर दिया था। बाद में मामला डबल बेंच में गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी वहाँ खारिज हुआ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आई। तो ये यूपीए सरकार के ज़माने से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब उसे मोदी सरकार ने इस हलफनामे के जरिए वो केस ही वापस ले लिया है। तर्क जो सबसे बड़ा दिया गया है 1951, 1965, 1972 और 1981 4 बार कांग्रेस की सरकारों ने एएमयू एक्ट 1920 में संशोधन किए और इसमें एक बार भी इस विश्वविद्यालय को आर्टिकल 31 के अंतर्गत लाने की बात नहीं कही गई। 81 में बनातवाला ने पार्लियामेंट के भीतर अपना संशोधन रखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आर्टिकल 31 के अंतर्गत लाया जाए, लेकिन उनके उस संशोधन को उस समय की शिक्षा मंत्री शीला कौल ने खारिज कर दिया और खुद मोहम्मद करीम छागला ने, जो शिक्षा मंत्री थे 1965 में, उन्होंने एएमयू के वाइस चांसलर अली यावर जंग, उनके साथ जो यूनिवर्सिटी कोर्ट में वारदात हुई थी उसको देखते हुए कोर्ट के अधिकार को सीमित किया और पार्लियामेंट में जब उन्होंने ये संशोधन रखा 1965 का, उसका सारा ब्यौरा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोजेज एंड दिसंबर में दिया हुआ है। मोहम्मद करीम छागला कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कभी भी माइनॉरिटी नेचर का विश्वविद्यालय नहीं था। इवन सर सैयद साहब ने भी जब इसको स्थापित किया तो उन्होंने सारे हिंदुओं का और समाज के सभी तबकों का सहयोग लिया और उनके अंतकाल के बाद जब 1916 में बीएचयू की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट के तहत हो गई तो एमएओ के सोसाइटी के तमाम जो सदस्य थे उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव किया कि हम अपने सोसाइटी के सारे अधिकार सरेंडर कर रहे हैं, आप चाहे जैसे हो इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दे दीजिए। राकेश, आपने एक पॉइंट रेज किया है, वो पॉइंट पे प्रोफेसर इरफान हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक भी बार आर्टिकल 31 के अंदर लाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, माइनॉरिटी का जिक्र हो रहा है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अभी आ रहा हूं मैं सर आपके पास, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, माइनॉरिटी का तो मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसा कोई कंफ्यूजन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें ये माइनॉरिटी क्या है उसको डिफाइन किया गया है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हम चला रहे हैं देश में। ये अपने आप में विडंबना है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं है। अब अगर दूसरे पॉइंट पे अगर आए तो कि अभी तक कोई भी इसको आर्टिकल 31 के अंदर लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब ये इस पे क्या कहा जाए? आपको लगता नहीं कि सारा इंटेंट जो है पहले सरकारों का अभी का हो, इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाई देती है? पॉलिटिक्स तो इस पे है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन मेरा साफ तौर से कहने का मतलब है कि एएमयू को सिर्फ लीगैलिटी के अंदर नहीं देखना चाहिए। जो लीगल इश्यूज हैं, जो लेजिस्लेटिव एक्ट हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट्स वगैरह हैं, हिस्ट्री और एक्ट दोनों को एक साथ मिलकर देखने की जरूरत है। हम टोटली डिसोसिएट नहीं कर सकते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास को, क्योंकि मैंने बहुत लिखा है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी से लेकर और आज तक 1920 तक, और उसमें मैं आ सकता हूं जी 19th सेंचुरी की पूरी राजनीति इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल सही है जब राकेश उपाध्याय ने कहा कि सर सैयद ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को साथ लेके
इंस्टीट्यूशन को बनाया, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी को बनाया एक साथ मिलके। लेकिन उसका बहुत से मकसद राजा, तो तालिब बहुत था। से फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो हिंदू मुसलमान मिलके, तो ये एक मिला जुला संस्थान था। आपने जो पॉइंट रखा है, एक मिनट डॉक्टर पात्रा, हिस्ट्री और लीगैलिटी अलग नहीं की जा सकती, आपका रिएक्शन सर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिस्ट्री और लीगैलिटी दोनों महत्वपूर्ण है। चूंकि मुझसे 5 लोगों ने सवाल पूछा है, मैं जवाब एक एक करके देता हूं। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। 5 लोग बैठ के हमने सवाल नहीं हम यहाँ 5 लोग बैठ के 15 मिनट डिस्कशन करें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में 2 वर्ष इस पर डिस्कशन, 65 से 67 तक डिस्कस, वो भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बैठकर हिस्ट्री और लीगैलिटी दोनों स्टडी किया। पार्टी नहीं था सर, उसके बाद उसमें क्या ANU को डिस्कस सुना किया? नहीं गया। पात्रा जी, देखिए, मैं 5-6 लोगों को सुनता हूं, उसके बाद आप लोगों में धैर्य नहीं है तो समझिए कि आप मुझे बोलने दें। आप बुनियादी चीज तो समझिए ना सर। आप जिस 67 जजमेंट का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, उस अलीश बादशाह जजमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैं 6 लोगों को सुना, तो ऐसे किस फैसले की बात कर रहे हैं जिसमें वो पार्टी हमारे बारे में फैसला हमें नहीं सुना जाए? आपने एक मिनट, आपने एक पॉइंट रखा है डॉक्टर पात्रा, हालांकि वो लीगल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर पात्रा, इनका ये कहना है कि एमयू उसमें पार्टी नहीं थी। आपका रिएक्शन सर? नहीं, देखिए निशांत जी, मैं कंप्लेन करता हूं, ये 6 लोगों का बहुत कुछ कहना है। आप मुझे समय दे दीजिए तो मैं कह दूंगा। आप बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलेगा, क्योंकि वापस बाकी 6 लोग आएंगे और आपने पहले काफी बोला था। क्या होता है? बोल चुके हैं। अभी 5 लोग 6 मिनट बोल रहे थे, तब उनको क्यों नहीं कहा संक्षेप में बोलने? नहीं सर, शुरुआत अगर देख ले तो आपने काफी बोला। कह रहे नहीं, बताइए सर, आपका रिएक्शन दें। चलिए, मैं विषय रखता हूं, आप सुन लीजिए। जो पहला प्रश्न उठा कि लीगैलिटी और हिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, ये 5 एक्सपर्ट शायद मानते हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। उन्होंने कहा कि ठीक है, हिस्टोरिकली मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, मगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1920 द्वारा एस्टैब्लिश्ड हुआ, मुस्लिम्स द्वारा नहीं हुआ। हूबहू जो शब्द सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कहा है, मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम जज्बातों को, केवल हिंदुस्तान के मुस्लिमों को नहीं, पूरे विश्व के मुस्लिमों के जज्बातों को समझना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरे विश्व के मुसलमानों की जज्बात की बात कहां से है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट, ये सब गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए, ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही मैं सच बोलूंगा। डॉक्टर पात्रा वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुस्लिम्स का जिक्र किसी ने नहीं किया। और मैं पात्रा जी एक सेंटेंस मेरा मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम पात्रा जी एक सेंटेंस मेरा सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हो जाएंगे। यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त जो अल्पसंख्यक दुनिया में पड़े हुए लोग बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं। ईद से पहले दोनों में एफिडेविट अब क्यों दिया गया? उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2016 में दूसरे इस पर अपनी राय मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर राय मांगी है तो मुझे लगता है सारे एक्सपर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। एक सेंटेंस मेरा भी सुन लीजिए। 2016 में एक मिनट, जब राय 2016 में मांगा गया है तो इसमें सरकार क्या करेगी? एक मिनट, आप डॉक्टर पात्रा, आप थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर पात्रा, एक मिनट, पॉइंट नोटेड। कास्ट के साथ जो कि कांग्रेस चाहती है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन ना मिले, हम उसके खिलाफ मैं चाहूंगा आपको एक मिनट, आप सबको मौका मिलेगा। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। अबू आजमी जी, एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट। अली जावेद साहब, आज आपका जो प्रेम सर एक मिनट। मैं पात्रा जी से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जो लोग भी ये कहते हैं कि इसमें माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैं उसको सही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे हैदराबाद हो, या देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके साथ इस देश के तमाम सेकुलर डेमोक्रेटिक लोगों के सेंटिमेंट जो है जुड़े होते हैं। और हम लोग जो है, जो शिक्षाविद खुद को कहते हैं, हमारा ये कहना है कि हर चीज को सांप्रदायिकता के चश्मे से मत देखिए। कांग्रेस ने अपनी जो सियासत की है, सुन लीजिए पात्रा जी, कांग्रेस ने भी अपनी सियासत की, कांग्रेस ने भी इसको अपने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। और आज जो है यूपी के इलेक्शन आने से पहले
आप जो है जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट को सांप्रदायिक कहना ही उचित नहीं है। मैं तो शुरू में ये कहा कि क्यों नहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई मुसलमान हो, जामिया का वाइस चांसलर कोई हिंदू हो, अलीगढ़ का वाइस चांसलर कोई हिंदू हो। मैं तो इस बात को सबसे आइडियल यूनिवर्सिटी है या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट? एक सेकंड, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर और मैं सीधे आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आप एएमयू से ताल्लुक रखते हैं आफ्ताब आलम साहब, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि आज हम जब इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या ये अपने आप में हैरान करने वाली बात नहीं है? चाहे कितनी भी सरकारें रही हो, किसी ने भी आर्टिकल 31 में उसको इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल इसमें देखिए 2-3 बातें जो हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट। और एक मिनट, और जब यहां पर आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज यहां पर जो अंडरटोन देख रहा हूं, हर किसी ने यह कहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो उस फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखनी। आपने इसमें थोड़ा सा और इमोशनल ट्विस्ट लेके आपने ईद के पहले का जिक्र कर दिया। एक मिनट सर, नहीं आपकी बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर इसमें इतना ही पॉलिटिकल क्लैरिटी और इंटेंट था तो कांग्रेस ने इस देश को इतना रूल किया, उन्होंने आर्टिकल 31 के अंदर इसको क्यों नहीं लेके आया? मैं बता एक सेकंड सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। इसमें 2-3 इश्यूज हैं जिसको आपको समझना होगा। नहीं, इस इशू पे जवाब दें, 2-3 इशू में हम बात नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं आर्टिकल 30 का मतलब क्या है। आर्टिकल 30 में लाने के लिए किसी खास किस्म के कानून की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 30 में हिंदुस्तान के अकलियतों को अपने पसंद के अदारे बनाने का क्या हासिल है? अजीज भाषा का केस आपने उसके बाद अजीज भाषा तो बार-बार बचे मैं आता हूं, अजीज भाषा आता हूं, आप सुनिए जरा। मैं पढ़ दूंगा। अगर कोई अदारा बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला एजुकेशन बिल केस में के कीमे पाई केस तक तमाम जजमेंट किए हैं। डॉक्टर बात्रा, हमें पता है इस बात का जिक्र। एक सेकंड सर, मैं आपसे बड़ा एक मिनट डॉक्टर बात्रा प्लीज एक मिनट। प्रोफेसर आफ्ताब आलम, मेरा सवाल बड़ा क्लियर कट है। अगर 60s के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की, 80s के दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूलिंग की और 2006 में आके कांग्रेस में लेके आ रही है और आप बता रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो केस है, जो कैरेक्टर है, दैट इज डिक्लेरेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई माइनॉरिटी अदारा माइनॉरिटी है इसलिए नहीं कि उसको पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया, बल्कि माइनॉरिटी अदारा इसलिए अदारा है क्योंकि उसको माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है। ये बात आप समझने की कोशिश एक सेकंड, अगर आप टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं तो बकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंस्टीट्यूशन को कोई माइनॉरिटी एस्टैब्लिश करता है तब। विवेक बंसल जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है। सर, इंटेंट की अगर बात की जाए, जो डॉक्टर पात्रा मैं शुरुआत बात कर रहा था, इंटेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्लीन नहीं है। हमेशा यूज किया गया इस माइनॉरिटी टैग को, एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया गया और दिया गया है। अगर अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है तो सीधे सीधे आर्टिकल 31 का इंक्लूजन की बात की जाए वो नहीं दिखाई देता है। आपकी खुद प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा था। देखिए इंदिरा गांधी जी, देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, परसेप्शन ग्रो करता है विद चेंज टाइम्स। अब 1977 परसेप्शन पॉलिटिकली वोटों के लिए क्यों ग्रो करता है? नहीं, वोटों के लिए नहीं, आज भी देखता है। अब जो चीजें आज पूरे भारतवर्ष में परसेप्शन स्ट्रक्चर कमेटी के पश्चात जो आया, बहुत से लोगों की आंखें खुली कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सामने आई ना अल्पसंख्यक समाज की, तो आपका परसेप्शन बदला। जो परसेप्शन शायद पहले यही भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट को लेके इतना चिल्लाती थी, उसके पश्चात लोगों को यह पता चला कि क्या स्थिति है। और मैं एक मिनट, अगर आप इसका जिक्र कर रहे हैं, आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं सच्चर कमीशन का, तो क्या आपको इस बात को लेकर कहीं पे भी रोष या शर्म नहीं आ रही है कि इस देश में ज्यादातर सरकार आप ही ने चलाई है? देखिए आपने किया क्या ऐसा जो आज अभी तक 1947 से जो माइनॉरिटी चले आ रहे हैं वो आज भी माइनॉरिटी है। आप उसको और डिफाइन करते जा रहे हैं। देखिए हमने ये किया है कि आज इस भारत की जो लिटरेसी रेट है 65-66%, और जो अभी जो लेटेस्ट सेंसस आया, माइनॉरिटीज की एजुकेशन कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज बढ़ी है। हमने ये किया है। नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। आपके सच्चर कमीशन में कहा गया, एक मिनट सर, कि 2001 के सेंसस की अगर बात की जाए तो
तो मुस्लिम्स का जो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन है वो शेड्यूल कास्ट से भी कम है। वो नहीं, वो उससे अभी मैं आपके सच्चर कमीशन की बात कर रहा हूं। सवाल का जवाब दे सच्चर कमीशन केम आउट, नहीं बिल्कुल सही है ये 7-8 इयर्स बिफोर सर। लेटेस्ट जो सेंसस की जो एजुकेशनल उसमें आई है, आप उसे देखिए, यू जस्ट क्रॉस चेक इट। निशांत एक सेकंड, और मैं उसके साथ अबू आजमी जी एक सेकंड पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही होती रहेगी या वाकई में क्या पॉलिटिशियंस एक सीरियस थॉट दे सकते हैं कि आखिर ये माइनॉरिटी का टैग अगर इतने साल तक चलता चला आ रहा है तो ये उनके लिए शर्म की बात है? नहीं देखिए बिल्कुल सही बात है कि माइनॉरिटीज को खास तौर से मुसलमानों को सिर्फ पार्टियों ने इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह से। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार इतनी दिन थी, अगर उसने सही तरीके से इसको आर्टिकल 30 में ला दिया होता तो शायद अब ये आगे मसला उठता नहीं। अब जब आई है ये, मैंने कहा ना, आप बात सुनिए, सारी पार्टियां आज यूपी में अल्हम्दुलिल्लाह यूपी में मोहम्मद अली मौलाना मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी की बनाई कि नहीं मेरा सरकार समाजवादी पार्टी ने यूनिवर्सिटी है भाई, इंटेग्रल यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं मेरा समाजवादी पार्टी ने माइनॉरिटी को एडमिशन में जगह दिया कि नहीं समाजवादी पार्टी ने? क्या बात करते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी ने, सुनिए बात सुनिए, अगर समाजवादी, अगर कांग्रेस पार्टी ने, आप सुनिए पहले, अगर समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस चीज को कर दिया होता तो आज बीजेपी जो आरएसएस की लाइन पर चल रही है उसके ये मौका नहीं मिलता। आज मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है ऐसे एससी एसटी में, तो आज 50% अगर यहाँ ये रिजर्वेशन मिल जाता था, इस रिजर्वेशन से फायदा होता था, वो बीजेपी खत्म करना चाहती है। इसका जबरदस्त तरीके से आंदोलन करके सारी पार्टियां इस इशू को जिंदा रखने में इंटरेस्टेड हैं, इसका निपटारा करना कोई नहीं चाहती है, ऐसा ताकि ये वोट बैंक की सियासत करती रहे। मेरा एक आखिरी सवाल है आप सबसे, मैं आ सकता हूं सर? मैं आपके पास ही आ रहा हूं, रुक जाइए। मेरा आखिरी सवाल है, परफेक्ट कंडीशन तो आप बता चुके हैं सर मुझे, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो क्या माइनॉरिटी स्टेटस अपने आप में एक सबसे बड़ा, जिसको कहा जाए जीने और मरने का सवाल है आज? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सर, मैं आपके पास। जी देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे और हिंदुस्तान के संविधान में इसको डालने के पीछे मकसद था। मकसद ये था जिसमें ये लिखा गया है कि मुसलमानों और तमाम अक़लियतों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये क्लॉज ऐड किया गया था। इसके पीछे लॉजिक कोई जाना नहीं चाहता। एक मिनट, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर सच्चर कमीशन की बात की जाए, जो मैंने अबू आजमी साहब से पूछा, उन्होंने 2 रीजंस बड़े पर्टिनेंट, और आप तो बैठे हैं, आपकी पार्टी ने सच्चर कमीशन अपॉइंट किया, बड़े, पहला पॉपुलेशन और दूसरा महिलाओं के एजुकेशन। क्या इसके लिए आपको अलीगढ़ को स्टेटस देने की जरूरत है? मेरा सवाल ये कि क्या अंदर से भी कुछ पहल हो रही है? जरूरत इस बात की है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से टैग लेने के बजाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे 100 और यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। देखिए, ऐसा आप एक इदारा माइनॉरिटीज का है जहां से कुछ मुसलमान बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको रिकॉर्ड पैदा करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा ये एक मिसपरसेप्शन है कि अलीगढ़ में किसी का रिजर्वेशन नहीं है। एक सेकंड, ऐसा अलीगढ़ में ये गलत एक सेकंड डॉक्टर बात्रा, एक लास्ट रिएक्शन बहुत संक्षेप में आपका। देखिए निशांत जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार विवेचना किया हो, उस पर यह कहना कि ईद से पहले क्यों किया, मुस्लिम को के साथ खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। देखिए, बीच में भी बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए साहब, अगर तथ्य होता है ना तो बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दिखाता है कि आपके पास तथ्य नहीं है, आप तैयारी के साथ नहीं आए हैं, इसलिए आपको चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मगर कोई बात नहीं, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट गाली देते रहिए। मैं रोकूंगा आपको। मेरे पीछे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको एकदम से शांत हो गए क्योंकि फ्रेम पे मैं आ गया हूं। लेकिन हमारे सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। ये बहस निरंतर चलती रहेगी, समाधान कौन निकालेगा? वक्त एक ब्रेक के बाद जनता की राय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।